हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट 2 @ आशा है आप सभी अच्छे होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी क्लास में कल हमने जो जो भारत के चित्रकार और मूर्तिकार थे और प्रिंट मेकर थे, भित्ति चित्रकार थे, वो हमने कल कवर किए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र, कला और दर्शन, रस और सौंदर्य। आज की क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। जो यूपी टीजीटी आर्ट, एनवीएस, केवीएस, एसटेस, डीएसपी, नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए आए शुरू करें। सौंदर्य शास्त्र, कला और दर्शन, रस और सौंदर्य। सौंदर्य शास्त्र की परिभाषा। सौंदर्य शास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। यूनानी भाषा का शब्द एस्थेसिस शब्द से एस्थेटिक शब्द बना है। हिंदी भाषा में इसे सौंदर्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है। एस्थेसिस का अर्थ है इंद्रिय सुख की चेतना, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, ये जो हमारी इनसे हम जो देखते हैं, जो सब भाव प्रकट होता है, उसको वो सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो आगे देखिए। पाश्चात्य साहित्य में एस्थेटिक शब्द प्रथम बार 1750 में अलेक्जेंडर बाumgarten द्वारा अपनी पुस्तक एस्थेटिका के प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया गया। जो बाumgarten थे, जो प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे, इनको जो है सौंदर्य शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो इनकी जो पुस्तक थी एस्थेटिका, इसके प्रथम अनुच्छेद में इंद्रिय संवेदनाओं का विज्ञान कहकर परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं। 18वीं सदी में बाumgarten 1714 से 1762 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिलॉसफी को लॉजिक, तर्कशास्त्र, एथिक्स, नीतिशास्त्र और एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र को 3 अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया था। यानी कि जो इनका जो फिलॉसफी थी, उसको लॉजिक में, तर्कशास्त्र में, और एथिक्स, नीतिशास्त्र और एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, तीनों अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया था। नीतिशास्त्र, एथिक्स मानव को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की ओर, सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स आनंद की ओर ले जाता है, तथा लॉजिक, तर्कशास्त्र तर्क की ओर, एस्थेटिक्स तभी से अन्य विषयों की भांति अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक बाumgarten ने किया था। जो एस्थेटिक शब्द है, जो इंग्लिश शब्द है एस्थेटिक्स, उसका हिंदी में सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन दार्शनिक बाumgarten ने किया था। ठीक है। एस्थेटिक शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। एस्थेटिक्स का मूल रूप एटोंटिकॉस है। हिंदी भाषा में एस्थेटिक्स को सौंदर्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। बाumgarten को फादर ऑफ एस्थेटिक्स बाumgarten को कहा जाता है, यानी कि जो एस्थेटिक्स है, सौंदर्य शास्त्र, इसका पिता कहा जाता है बाumgarten को। बाumgarten जर्मन दार्शनिक के साथ ही एक शिक्षक भी थे। इनका जन्म 17 जुलाई 1714 को जर्मन पर्सिया में बर्लिन में तथा मृत्यु 26 मई 1762 को हुई थी। जन्म कहाँ हुआ? 17 जुलाई 1714 को जर्मनी पर्सिया में और बर्लिन में, तथा मृत्यु 26 मई 1762 को हुई थी। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन चित्रकार और विचारक थे। दांते इटली के दार्शनिक एवं कवि थे।
जबकि क्रोचे इटली के आत्मवादी दार्शनिक एवं अभिव्यंजनावादी वाद के प्रवर्तक थे, यानी कि एक्सप्रेशनिज्म। आगे है देखते हैं बाउमगार्टन की जो प्रमुख पुस्तकें हैं। इथिका फिलोसोफिका 1740, फिलोसॉफी का इथिक्स। एक्रोसिस लॉजिका 1761 में, डिस्कर्स ऑन लॉजिक्स। जस्ट नेचर 1763, नेचुरल लॉ। फिलोसफिका जनरलिस 1770। आगे देखते हैं पैरालेक्शनल थियोलॉजिकल 1773, लेक्चर ऑन थियोलॉजी। आगे देखते हैं जो अगले हैं भरतमुनि देखते हैं। जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरतमुनि को कहा जाता है, जो भारत के हैं। और जो पाश्चात्य के हो गए हैं वो हैं हमारे बाउमगार्टन, और जो भारत के हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरतमुनि हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि है। जो नाट्यशास्त्र पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो भरतमुनि हैं। आगे देखते हैं भरतमुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी की रचना है। ठीक है, सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था, और जो अभिनव थे उन्होंने 9वां रस जोड़ा था, जो कौन सा, शांत रस। आगे देखते हैं नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने 49 जो भाव थे जिसमें 8 स्थायी भाव थे, 33 संचारी भाव थे और 8 सात्विक भाव को विवेचना की है। आगे देखते हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि को माना जाता है, यानी जो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो प्रथम भरतमुनि को माना जाता है। रस सिद्धांत का प्राचीनतम प्रतिपादक ग्रंथ भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें कुल 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, आगे देखते हैं भरत ने नाट्यशास्त्र में के 6 एवं 7वें अध्याय में रस का वर्णन किया, यानी 6ठे और 7वें अध्याय में रस का वर्णन किया है। ठीक है, भरत से रस पूर्व रस की 2 परंपराएं थी, एक दुहिणी जो 8 रस मानते थे, तथा दूसरी वासुकी जो शांत नामक रस जो है 9वां रस भी मानते हैं। ठीक है, जो कि 9वां रस शांत जो है किसने माना था, वो जो थे अभिनव गुप्त हैं। तो आगे देखते हैं भरतमुनि ने निष्पत्तिवाद सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने, निष्पत्तिवाद का। ये पूछा जाता है कि भरतमुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो वो ये दिया था निष्पत्तिवाद का। ठीक है, आगे देखते हैं भरतमुनि ने दुहिणी द्वारा समर्पित 8 रसों को मान्यता देकर 8 स्थायी भाव, 33 व्यभिचारी भाव, 8 सात्विक भाव का निरूपण किया था। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भाव देख लेते हैं। भाव और रस जो है रति का है श्रृंगार, हास का है हास्य, जो भाव है हास वो हास्य रस का है। शोक जो भाव है वो करुण रस का है। उत्साह जो भाव है वो वीर रस का है। ये पूछ लेता है कि कौन से रस का कौन सा भाव है, तो ये 8 रस हैं। जो क्रोध है भाव ये रौद्र रस का है। ये भय जो है ये भयानक रस का है। ठीक है, आगे देखते हैं जुगुप्सा जो भाव है वो विभत्स रस का है, और विस्मय जो है वो अद्भुत रस का है। ठीक है, आगे देखते हैं रस का अर्थ दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति है। यानी जो रस है जो दर्शक के मन में, यानी कोई भी जैसे काम कर रहे हो उसमें, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम क्या रस आ रहा है, या कुछ और काम कर रहे हैं क्या रस की उसमें भाव आ रहा है, तो वो रस के अंतर्गत आता है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9
अनुसार भाव 9 होते हैं। हिंदी व्यू ऑफ आर्ट 1933 पुस्तक डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखी है। हिंदी व्यू ऑफ आर्ट 1933 पुस्तक डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक प्रोफेसर कलिंगवुड हैं। आर.जी. कलिंगवुड ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार हैं जो इनसे रिलेटेड है पुस्तक। सौंदर्य शास्त्र और उसकी निष्पत्ति देखते हैं अब। रस निष्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। ठीक है, उद्दात का सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र में लॉजाइनस ने किया था। यानी जो उद्दात का सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र में लॉजाइनस ने किया था। ठीक, यह दिया था। G.W.F. हीगल का जन्म जर्मनी में हुआ था। अद्भुत रस में पीला रंग है। आगे देखते हैं अभिनवगुप्त, जो भरत मुनि थे, और इसके बाद है अभिनवगुप्त। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया था। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनवगुप्त ने कही है। अभिनवगुप्त ने के अनुसार 9वां रस शांत रस जोड़ा गया है। ठीक है, पहले कौन से थे, 8 रस थे, और 9वां इन्होंने दिया था जो अभिनवगुप्त हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत मुनि के पश्चात विशिष्टतम प्रवर्तक अभिनवगुप्त माने जाते हैं। उन्होंने नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीका लिखी है। किस पर लिखी है, अभिनव भारती नामक टीका, तो नाट्यशास्त्र पर लिखी है। इस टीका में अभिनवगुप्त ने बताया कि लोलट, उद्भट, शंकुक, कीर्तिधर के अलावा भट्टनायक तथा और भी कई आचार्यों की नाट्यशास्त्र पर टीकाएँ देखी गई हैं। यानी कि जो इनके अलावा और लोगों ने की है, तो जैसे लोलट हो गए, उद्भट हो गए, शंकुक हो गए, कीर्तिधर हो गए, के अलावा भट्टनायक तथा और भी कई आचार्यों की नाट्यशास्त्र पर टीकाएँ देखी गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था अभिनवगुप्त ने। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के आगे देखते हैं। जो अभिव्यक्ति का वाद का सिद्धांत जो है अभिनवगुप्त ने दिया है, और जो है निष्पत्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है, वो भरत मुनि ने दिया था। कौन सा दिया उन्होंने, निष्पत्तिवाद का सिद्धांत। इन्होंने दिया है अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम अभिनवगुप्त का है। क्या कहा इन्होंने, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। रस क्या है, कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम अभिनवगुप्त का है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम अभिनवगुप्त का है। क्या क्या कहा इन्होंने, रस कला की आत्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता प्लेटो, तत्पश्चात अरस्तु हैं। यानी पहले प्लेटो हैं, फिर अरस्तु हैं। ठीक है, उनके बाद यानी जो प्लेटो हैं वो अरस्तु के गुरु हैं। ठीक है, प्लस जो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र अनुकृति का सिद्धांत किन्होंने दिया, इन्होंने प्लेटो ने दिया। अभिव्यक्ति का सिद्धांत अभिनवगुप्त ने दिया, और निष्पत्तिवाद का भरत मुनि ने दिया, और अनुकृति सिद्धांत ये प्लेटो ने दिया, और उनके बाद अरस्तु ने दिया। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन अभिनवगुप्त का है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। अभिनवगुप्त ने शांत रस को नवा रस माना है। कौन सा रस माना है, नवा रस। पहले कौन से थे, 8। शांत रस को नवा रस माना है। रस कौन कौन से हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। और इन्होंने नौवा कौन सा जोड़ा है, जो शांत रस। ठीक है,
अतः अभिनवगुप्त ने शांत रस को पहली बार प्रस्तुत किया। ठीक है, पूछ लेता है कि नवरस किसने जोड़ा है एग्जाम में, तो अभिनवगुप्त ने जोड़ा था। कौन सा? शांत रस। भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं? 8। कौन कौन से बताए हैं? हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। और 9वां इन्होंने भरत मुनि ने अभिनवगुप्त ने बताया है शांत रस। आगे देखते हैं। सुनीति शतक में आचार्य विद्यासागर ने लिखा है, जिस प्रकार तिलक के बिना, चंद्रमुखी उद्यम में के बिना, देश सम्यक दृष्टि के बिना मुनि का चरित्र सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शांत रस के बिना कवि सुशोभित नहीं होता। कहना का मतलब है इनका, जिस प्रकार ये कह रहे हैं, जिस प्रकार तिलक के बिना चंद्रमुखी, यानी जो तिलक होता है उसके बिना चंद्रमुखी, और उद्यम के बिना देश, और उद्यम यानी जो व्यापार है उसके बगैर, और जो सम्यक दृष्टि के बिना मुनि का, सम्यक दृष्टि यानी जो मुनि होते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनकी सम्यक दृष्टि के होती है, का चरित्र सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार शांत रस के बिना कवि सुशोभित नहीं होता। ठीक है, जो कवि है वो इसके बगैर शांत रस से सुशोभित नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। अभिनवगुप्त ने रस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक व्याख्या अभिव्यंजनावाद कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इन्हें तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया। क्या कहा इन्होंने? अभी मनोवैज्ञानिक व्याख्या की इन्होंने। फिर से देखते हैं इसको। अभिव्यंजनावाद कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर, यानी कि जो दर्शन है उसके उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इन्हें तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया। आगे देखते हैं। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया। इनके मतानुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं ही उद्वेलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। ये वासनाएं सभी प्राणियों में विद्यमान होती हैं। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया। उनके मतानुसार काव्यास्वादन से पाठक के हृदय में किसी नए तत्व की सृष्टि नहीं होती है। ठीक, अपितु उसकी जन्मजात वासनाएं, यानी कि जो कोई भी हो, जो उसकी जन्मजात जो वासनाएं होती हैं वे द्वैलित होकर व्यक्त हो जाती हैं। ये वासना सभी प्राणियों में विद्यमान होती है, हम में भी होती हैं, जानवरों में भी होती है और पशु पक्षियों में भी होती हैं। सभी की अपनी अपनी वासनाएं हैं। सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा क्या है? जो भरत और प्लेटो की विचारधारा, जो भरत मुनि हैं हमारे भारत के हैं और प्लेटो जो है ये पाश्चात्य के हैं। तो जो भारतीय और पाश्चात्य में जो विचारधारा हैं वो देखते हैं कि इसने की क्या विचारधारा है। सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा भिन्न है। नाट्य काव्य कला के संदर्भ में भरत ने सौंदर्यानुभूति का सर्वोच्च स्थान रंगमंच को माना है, किंतु प्लेटो ने इसे बौद्धिक स्तर से हीन माना है। क्या माना है? इसे बौद्धिक स्तर पर हीन माना है, यानी कम। काव्य को भ्रष्ट करने वाली विद्या कहा है। जो काव्य हम करते हैं, जो लिखते हैं, उसको भ्रष्ट माना है। ठीक है। करुण रस का संचार जहाँ भरत मुनि की दृष्टि से सहृदय को पिघलाकर उसे सहज सौंदर्यानुभूति कराता है, प्लेटो के मत से वह उन्हें भावुक बनाकर विवेकपूर्ण उच्च बौद्धिक तंत्र से गिरा देता है। ठीक है,
क्या कह रहे हैं प्लेटो के मत से? वह उन्हें भावुक बनाकर विवेकपूर्ण उच्च बौद्धिक तंत्र से गिरा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्मा के चार मुख चार वेदों के प्रतीक हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भक्ति होती है, ये सिद्धांत भट्टनायक का है। क्या, कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? भट्टनायक ने। रस की भक्ति होती है सौंदर्य शास्त्र में, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में। तो ये सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक ने दिया। ऑन मोनार्की ग्रंथ ये दांते का है, सौंदर्य दर्शन शास्त्र का ही एक अंग है। सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य मीमांसा तथा आनंद मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सौंदर्य शास्त्र को सौंदर्य मीमांसा और आनंद मीमांसा भी कहते हैं। ठीक है। साहित्य संगीत कला विहीन यह कथन भर्तृहरि का है। साहित्य संगीत कला विहीन है, क्या ये कथन किसने कहा है? तो भर्तृहरि का है। पूछ लेता है कि साहित्य संगीत कला विहीन यह कथन किसका है? तो किनका है? भर्तृहरि का है। आगे देखते हैं। रेखावली ग्रंथ ये किसका है? ये प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। कौन सा? रेखावली ग्रंथ। ये भी पूछ लेता है। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। इस बात को समझिए, कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, यानी कि जो सभी व्यक्ति जो जब जन्म से, हर किसी का जन्म प्रोसेस एक सा ही होता है, वो जैसे हर कोई पैदा होता है वैसे ही दूसरा मानव पैदा होता है। तो क्या कहता है? कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। कि हर जो भी मनुष्य होता है उसमें कोई ना कोई एक खूबी जरूर होती है, हर मनुष्य में अलग अलग। तो मनुष्य एक प्रकार का कलाकार होता है। यह कथन आनंद कुमार स्वामी का है। किनका है? आनंद कुमार स्वामी ने दिया है कथन। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। यह कथन आनंद कुमार स्वामी ने दिया। ठीक है। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने जो क्या, सिगमंड फ्रायड है, कौन है? लिबिडो थ्योरी के। आगे देखते हैं। युद्ध और शांति टॉलस्टॉय का प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा? युद्ध और शांति टॉलस्टॉय का प्रसिद्ध उपन्यास है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। यह कथन इमर्सन का है। कौन से? इमर्सन एक दार्शनिक है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, तो इसको जो है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है। ठीक, तो यह कथन किसका है? इमर्सन का है। अब देख लेते हैं कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं सौंदर्य शास्त्र के बारे में। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है वो 1818 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। कौन? ये जर्मन के दार्शनिक थे। सांतायना अमेरिका सौंदर्य शास्त्री थे। हर्बर्ट रीड इंग्लिश कला इतिहासकार व कला समीक्षक थे। मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हर्बर्ट रीड हैं। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन रस्किन का है। कला क्या है? एक अभिव्यक्ति है। आगे देखते हैं। आर्ट एंड इल्यूजन E.H. ग्रॉनब्रिज ने लिखा है। आर्ट एंड इल्यूजन किसने लिखा है? E.H. ग्रॉनब्रिज ने लिखा है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट ये ओंका कुरो की पुस्तक है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी पुस्तक विलियम हॉगार्थ ने लिखी है। ये फिलॉसफी इन न्यू की अमेरिकन दार्शनिक सुजैन के लैंगर ने लिखी है। सुजैन के लैंगर ये एक फिलोसफर थे। आगे देखते हैं। कामसूत्र में क्या दिया गया है? कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो वात्स्यायन है। कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा लिखा गया भारत का एक कामसूत्र ग्रंथ है। कामसूत्र को उसके विभिन्न
आसनों के लिए जाना जाता है। क्या किस लिए जाना जाता है? विभिन्न आसनों के लिए। वात्स्यायन का कामसूत्र विश्व की प्रथम यौन संहिता है। वात्स्यायन कामसूत्र का विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिसमें यौन प्रेम के मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोगों को विस्तृत व्याख्या में विवेचना की गई है। कब लिखा गया था? 600 ईसा पूर्व। कामसूत्र वात्स्यायन में। कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राप्त है, यानी जो अर्थ है, जो हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो अर्थ का है क्षेत्र, जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राप्त हुआ है, जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य जो थे चाणक्य थे। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। कामसूत्र काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का है। ठीक है, जो काम अर्थ के क्षेत्र में अर्थशास्त्र का, वही काम के क्षेत्र में कामसूत्र का है। अर्थ यानी जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो अर्थ का काम है क्षेत्र है, वही काम का क्षेत्र में कामसूत्र का है। ठीक है। जयदेव ने अपनी रचयिता रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। किन्होंने? जयदेव ने अपनी रचना जो रतिमंजरी इन्होंने की थी, तो कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है इन्होंने कामसूत्र को। कहते हैं कामसूत्र के उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है कि टीकाकार यशोधर पंडित है। जो कामसूत्र की जो टीका करी थी, तो उसके जो टीकाकार हैं वो यशोधर पंडित हैं। भारतीय षडंग यानी 6 अंग, भारतीय षडंग जो 6 अंग है, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना वर्णिका भंग, जो ये हैं, जो 6 अंग हैं, तो उसके जो रचयिता हैं ये यशोधर पंडित हैं, जिन्होंने कामसूत्र की टीका की थी। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में मिलता है। यानी कि जो इसके कामसूत्र का जो टीका की थी यशोधर पंडित ने, वो जयमंगला के नाम से की थी। ठीक है, इसको याद रखना। षडंग सिद्धांत जयमंगला ग्रंथ में है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख यशोधर ने किया है। ठीक है, किसने किया है? वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख यशोधर ने किया है। ठीक है। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्निदेव देवता के चित्र का उल्लेख है। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक भट्टलोलक है। यानी आरोपवाद जो है और उत्पत्तिवाद उसके प्रतिपादक भट्टलोलक है। ये पूछ लेता है। अब देखते हैं रस सिद्धांत तथा व्याख्याकार कौन कौन है। तो इधर देख लेते हैं जो उनसे रस सिद्धांत है और उनके व्याख्याकार कौन है। तो पहले हमारे आरोपवाद या उत्पत्तिवाद, इसका जो व्याख्याकार हैं वो हैं भट्टलोलक। आगे देखते हैं। अनुमतिवाद का जो सिद्धांत दिया है वो शंकुक हैं इनके जो व्याख्याकार हैं। भुक्तिवाद का सिद्धांत ये भट्टनायक ने दिया है, व्याख्याकार हैं। अभिव्यक्तिवाद का अभिनवगुप्त ने दिया है। आगे देखते हैं। अनुमतिवाद सिद्धांत शंकुक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत भट्टनायक का है। अभिव्यक्ति सिद्धांत अभिनवगुप्त का है। आनंदवर्धन कृत धवन्यलोक की टीका धवन्यलोचन नाम से अभिनवगुप्त ने लिखी है। किसने? कौन सी? आनंदवर्धन कृत धवन्यलोक की टीका जो है धवन्यलोचन नाम से अभिनवगुप्त ने लिखी है। जो आनंदवर्धन की कृत धवन्यलोक है वो अभिनवगुप्त ने इसकी टीका की है। किस नाम से? धवन्यलोचन के नाम से। ध्वनि सिद्धांत का परिचय आनंदवर्धन ने दिया है।
अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामह थे। आगे देखते हैं। जो काव्यशास्त्र के रचनाकार हैं जो वो आचार्य भामह हैं, और अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हुए आचार्य भामह हैं। ठीक है। द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक ग्रॉम्ब्रिच की है। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक फेरिक कांजिस्की की है, यानी कंडिस्की या कांजिस्की मिल सकता है कहीं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं सुकरात, जो दार्शनिक थे। सुकरात कहाँ के थे? यूनान के थे। सुकरात देख लेते हैं। सुकरात का क्या मत है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार? किसने कहा था मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसका मतलब है कि जो हमारा जो संसार है या कुछ भी है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसके हम जो उसकी जानकारी है उसके अपेक्षा हम कुछ भी नहीं जानते, और यह भी जानते हैं कि हम अब कुछ नहीं जानते। यानी कहने का मतलब है मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, कि जो इतना बड़ा यूनिवर्स है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए कहा है कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है। महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में हुआ था। सुकरात के अनुसार कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है। यानी क्या कह रहे हैं? सुकरात के अनुसार कला अनुकरण है। सुकरात जो ने कला को क्या कहा है? अनुकरण कहा है, और सत्य से दोहरी दूर रहता है। ठीक। प्लेटो ने क्या सिद्धांत दिया? सुकरात के गुरु सुकरात जो थे, इनके शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन? अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, सिकंदर महान जिसने पूरी दुनिया जीतने का साहस किया था। तो सुकरात हो गया, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, अलेक्जेंडर हो गया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं स्पा के नाम से, SPAA, यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है। इसको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से गुरु किसके थे, किनके। देख लेते हैं। अलेक्जेंडर या जो सिकंदर थे उसके गुरु थे अरस्तु या अरिस्टोटल, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर। कौन? सिकंदर। ठीक है। प्लेटो का जन्म कब हुआ था ये देख लेते हैं। प्लेटो का जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व से 347, या कहीं कहीं मिलता है 348 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। प्लेटो या अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात को जो इंग्लिश में बोलते थे सोक्रेटिस का शिष्य तथा अरस्तु अरिस्टोटल का गुरु था। जो सोक्रेटिस था ये सोक्रेटिस सुकरात जो थे, इनका एक लेसन है 10th क्लास में सुकरात के नाम से, द सोक्रेटिस। वहाँ भी इनको पढ़ाया गया है इंग्लिश की बुक में। तो क्या कह रहे हैं? शिष्य, ये किसके शिष्य थे? इनके शिष्य अरस्तु अरिस्टोटल का गुरु था। जो प्लेटो या अफलातून यूनान प्रसिद्ध दार्शनिक था, वह सोक्रेटिस का शिष्य, यानी जो सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो, तथा उसका शिष्य कौन था? अरस्तु का गुरु था। कौन था? प्लेटो। सुकरात के विचार और सिद्धांत के प्रचलित करने का श्रेय प्लेटो को जाता है। ठीक है। सुकरात के विचारों और सिद्धांत के प्रचलित करने का श्रेय प्लेटो को जाता है, जिन्होंने गुरु सुकरात की शिक्षाओं को समझाया व उनके मतों को नए आयाम दिए। क्या कहा इन्होंने? सुकरात के विचारों और सिद्धांतों के प्रचलित करने का श्रेय, जो सुकरात थे इनको जहर देकर मार दिया गया था, जो इनके, तो ये जो श्रेय था वो प्लेटो को जाता है, जिन्होंने गुरु सुकरात को शिक्षाओं की
को समझाया व उनके मतों को नया आयाम दिया था। ठीक है, सुकरात को जो प्लेटो थे, जब इनको ये जहर का प्याला दिया जा रहा था तो इन्होंने इनको बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इन्होंने ये जहर का प्याला इसलिए पी लिया था कि ताकि दुनिया में इनको बाद में गलत ना ठहराया जा सके। तो इसलिए ये इन्होंने कथन कहा था कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तो इस जो यह बात कही तो इसमें बहुत गहरी बात छुपी है, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं कि कहने का तात्पर्य क्या है। तो आगे देखते हैं, चलो। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक, इसका ये गलत हो गया, द है ये, द रिपब्लिक में आदर्श राज्य में कला की कल्पना की है। कौन से ग्रंथ में? रिपब्लिक, द रिपब्लिक। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। एक तो आपका रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र प्रमुख पाठ है। द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटसली मिस स्प्रिंट हो गया ये लिखने में थोड़ा। द लॉज, ये अंतिम पुस्तक है। सिंपोजियम, ये भी इनकी है, इनका ही ग्रंथ है। आगे देखते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, कथन प्लेटो का है। प्लेटो और अरस्तु इन दोनों ने सेम ही कथन दिए हैं, तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो जो प्लेटो ने सिद्धांत दिए उन्होंने, तो अरस्तु ने इनकी अनुकृति की है, अनुकृति की अनुकृति। ठीक है, तो कला अनुकरण है, यह कथन प्लेटो का है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, यह कथन भी प्लेटो का है। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा सुकरात दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई थी। तो इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत है? कला सत्य की अनुकृति है, यानी कि जो सत्य है उसकी हम अनुकृति करते हैं, जो दिखाई देता है उसका जो चीज़ है, कोई जैसे पेड़ हो गए, पक्षी हो गए, मानव हो गया, जो सत्य है उनकी अनुकृति ही हम बनाते हैं। ठीक है, कला अनुकरण है। अनुकरण यानी यह भी अनुकरण, जो कॉपी करते हैं हम उसी को अनुकरण कहा गया है। कला यथार्थ अनुकृति का अनुकरण है, यानी कि जो कला बनी हुई है या जो कला हमें दिखाई दे रही है, तो हम जो अपने भाव से देखते हैं तो उसकी अनुकृति का ही अनुकरण करते हैं, यानी उसकी कॉपी ही करते हैं हम एक तरीके से। यह कथन प्लेटो का है। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा सुकरात दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई। आगे देखते हैं। प्लेटो ने संसार को ईश्वर की अनुकृति बताया है, यानी अनुकृति का है नकल या कॉपी बोल सकते हैं। तो जो ईश्वर ने ये जो सृष्टि बनाई है, तो जो उसकी ही हम नकल करते हैं। क्या करते हैं? अनुकृति की नकल बताया है, ईश्वर की नकल। जो ईश्वर ने ये सारी चीज़ें बनाई, पेड़ पौधे या जितने भी ये यूनिवर्स में चीज़ें हैं, तो उसकी ही हम नकल करते हैं। ठीक है, काव्य कला को संसार की अनुकृति नकल कहा गया है, यानी काव्य जो कला है जो लिखने वाली है उसको संसार की अनुकृति नकल कहा गया है। प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और संक्रात के शिष्य थे एवं अरस्तु के गुरु थे। कौन थे? प्लेटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ, ये दार्शनिक भी थे और गणितज्ञ भी थे, और सुकरात के शिष्य थे, सुकरात, ठीक है, यानी सोक्रेटिस। और अरस्तु के गुरु थे ये, कौन? प्लेटो। ठीक है, उसने अपने शिक्षक सुकरात और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी अरस्तु के साथ पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की। किसकी स्थापना की? उसने अपने शिक्षक सुकरात और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी अरस्तु के साथ पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विज्ञान की स्थापना की। किसकी? विज्ञान और दर्शन शास्त्र की स्थापना की। किसके साथ? अपने गुरु सुकरात और अपने शिष्य अरस्तु के साथ। ठीक है, सुकरात के विचार और सिद्धांतों को प्रचलित करने का श्रेय प्लेटो को जाता है। किसको? जो सुकरात के जो विचार थे, जब उनको जहर का प्याला देकर मार दिया गया था, तो जो उनके जो विचार थे उनको प्लेटो ने ही फैलाया था, जो प्रचलित किया था। ठीक है, जो फिर जिन्होंने गुरु सुकरात की शिक्षाओं को समझाया व उनके मतों को आयाम भी दिए। ठीक है, तो कौन कौन थे? सुकरात,
इसके शिष्य सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, अरस्तु के शिष्य थे अलेक्जेंडर जो सिकंदर है। ठीक है, तो ये कौन है? स्पा, स्पा के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अरस्तु। अरस्तु अरिस्टोटल भी कहते हैं इसको, जो 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। अरिस्टोटल अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु द्वारा विवेचित अनुकरण के सिद्धांत में आलोचना की गई कि यहाँ प्लेटो की ही बात को फिर से कहा गया है। फिर से देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। अरस्तु द्वारा विवेचित अनुकरण के सिद्धांत में आलोचना की गई है कि यहाँ प्लेटो की ही बात को फिर से कहा गया है, किंतु अरस्तु ने अनुकरण का भिन्न अर्थ लिया है। जो अनुकरण का सिद्धांत जो प्लेटो ने दिया है और जो उसके, किंतु अरस्तु ने अनुकरण जो है वो भिन्न किया है, थोड़ा सा अलग किया है, मतलब जो प्लेटो से थोड़ा सा। ठीक है, द डार्क चैम्बर ये अरस्तु का सिद्धांत है। किसका? द डार्क चैम्बर अरस्तु का सिद्धांत है ये। आगे देखते हैं। अरस्तु के अनुसार अनुकृति करना कला का परम पावन धर्म है। क्या है? अरस्तु के अनुसार अनुकृति करना यानी कि जो नकल करना कला का परम पावन धर्म है। यानी कि जो कला है उसको हम कॉपी करते हैं, यानी उसकी अनुकृति बनाते हैं। कोई भी चीज़ है जो, जैसे कोई भी दृश्य है हमारे सामने, तो उसका हम क्या करते हैं, एक तरीके से नकल ही करते हैं देख कर कि ये ऐसे हैं, ये बादल ऐसे बने हैं, पेड़ पौधे ऐसे बने हैं, मानव ऐसा बना है, पशु पक्षी ऐसे बने हैं। तो क्या करते हैं, एक तरीके से जो प्रकृति की नकल ही करते हैं हम, एक तरीके से अनुकृति। ठीक है, जो हमारा क्या है, कला परम का पावन धर्म है। ठीक, मानव में बाल्यकाल से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो मानव बाल्यकाल से ही अनुकरण, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है हमारी, तो हम अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो हम देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा जब क्या करता है, जब वो छोटा होता है तो जो देखता है वही करने की कोशिश करता है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही होती है। आगे देखते हैं। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके सीखता है, नकल में उसे आनंद आता है। उसने लिखा है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। अब देखते हैं यहाँ क्या, संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी सब कुछ नकल करके सीखता है। यानी जो संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है प्राणी, वो मानव है जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो उसमें कुछ नकल करके सीखता है। किसकी नकल करके सीखता है? नकल में उसे आनंद आता है। यानी कि जो वो दृश्य देखता है किसी भी चीज़ का, तो उसको जो देख कर उसे आनंद आता है। उसने लिखा है कि कला प्रकृति की अनुकृति है, यानी कि जो प्रकृति है हमारी तो उसकी ही अनुकृति है, यानी कि नकल है। जो हम कोई भी चित्र बनाते हैं या दृश्य बनाते हैं या कुछ और काम करते हैं तो क्या होती है, वो प्रकृति की ही नकल होती है। ठीक है, तो जो प्रकृति है जो ईश्वर ने बनाई है वो तो ऑलरेडी ईश्वर की बनाई हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक तरीके से नकल ही करते हैं। ठीक, अनुकृति करते हैं। विरेचन संबंधी अपनी अवधारणा अरस्तु ने त्रसादी के संबंध में दी थी। यानी जो विरेचन संबंधी है अपनी अवधारणा अरस्तु ने त्रसादी के संबंध में दी थी, क्योंकि प्लेटो ने त्रासदी पढ़ी। यह आरोप लगाया कि वह मनुष्य की हीन वासनाओं को उद्बुद्ध यानी जगाकर उसे कमज़ोर बनाती है, इसलिए यह मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर है। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर है। इसी मान्यता का खंडन करते हुए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया। क्या, कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने? विरेचन का सिद्धांत दिया। ठीक है, अरस्तु के अनुसार कला और साहित्य के द्वारा हमें दूषित मनोविकार का उचित रूप से विरेचन, यानी विरेचन क्या हो गया, भावात्मक परिष्कार हो जाता है। यानी जो भावात्मक, जो किसी भी हम उसका
दृश्य का चित्र बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो उसमें भावात्मक परिष्कार हो जाता है। ठीक है, फिर उसमें भाव जो दिखाई देने लगता है। अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा है। क्या कहा है? प्रकृति की नकल, यानी कि अनुकृति की, अनुकरण का अनुकृति, अनुकृति की अनुकृति, प्रकृति की अनुकृति भी बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं। विरेचन का सिद्धांत अरस्तु से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने? विरेचन का सिद्धांत। ठीक है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या जयमंगला ग्रंथ में है। जयमंगला ग्रंथ किसने लिखा? यशोधर पंडित ने। किसकी टीका है ये? कामसूत्र की। कामसूत्र किसने लिखा? वात्स्यायन ने। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कांसी शैली का प्रभाव है। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रसमीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की रचना है। ये पूछा गया है कई बार, रसमीमांसा किसकी रचना है? तो ये किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी शैली भारतीय समकालीन कला से संबंधित है। कौन है ये? एक प्रोफेसर हैं, भारत के प्रोफेसर हैं और समीक्षावादी शैली के समकालीन कला से संबंधित हैं। कौन है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल कौन से शैली से है? तो ये समीक्षावाद शैली से है। ठीक है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावाद के आदि चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। समानुभूति अवधारणा थियोडर लिप्स ने प्रस्तुत किया है। किन्होंने? समानुभूति की अवधारणा किन्होंने किया? वो थियोडर लिप्स ने की है। ठीक है, प्रस्तुत किया। अब देखते हैं भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं व्याख्याकार। जो भारतीय काव्यशास्त्र हैं और उनके प्रमुख संप्रदाय व व्याख्याकार का है, कौन का है? अब देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत किन्होंने दिया? या आनंदवर्धन ने दिया। अलंकार सिद्धांत आचार्य भामह ने दिया। ये पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया? तो ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन का हो गया, अलंकार सिद्धांत आचार्य भामह का हो गया, और रीति सिद्धांत ये आपका आचार्य वामन का हो गया। ठीक है, आचार्य वामन। और औचित्य का सिद्धांत ये हो गया आचार्य क्षेमेंद्र का। ठीक है। अब देखते हैं आचार्य भामह। अलंकार सिद्धांत आचार्य भामह ने प्रतिपादित किया है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामह 6वीं शताब्दी मध्यकाल है। इनकी मान्यता थी कि बिना अलंकारों के काव्य रूपी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? काव्य रूपी प्रकार सुशोभित नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का बिना मुख अलंकारों के शोभा नहीं पाता। यानी जो स्त्री है और जब तक उसका अलंकार नहीं होने का, यानी कि जो कुछ भी है उसका जो श्रृंगार का सामान है उसका अलंकरण नहीं होगा, यानी कि तो तब तक उसके वो शोभा नहीं आएगी, यानी कि वो फीकी फीकी दिखाई देगी एक तरीके से, यानी कि कम सुंदर दिखाई देगी। और जो अलंकरण हो जाता है उस अलंकरण से ही सुंदर स्त्री का सौंदर्य जो बढ़ता है। ठीक है। आचार्य वामन। रीति सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य वामन ने किया है। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? रीति सिद्धांत। ठीक है, आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी परिभाषा दी है और उसे काव्य की आत्मा कहा है। इसलिए वामन को ही रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। क्या कहा है? आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी परिभाषा दी है। किसकी? रीति शब्द का। रीति किसे कहते हैं? शैली को कहते हैं। और इससे काव्य की आत्मा कहा है, इसलिए वामन को ही रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना है। क्षेमेंद्र देख लेते हैं। क्षेमेंद्रनाथ कौन है? क्षेमेंद्रनाथ की रचना कलाविलास, ये पूछा जाता है कलाविलास किसकी पुस्तक है? तो ये क्षेमेंद्रनाथ की है। ठीक है। कलाओं के नाम दिए हुए हैं। इनमें 64 कला प्रयोगी कलाएँ हैं। 32 धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है? ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ। ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 धर्म होते, ये पुरुषार्थ होते हैं। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 ही वेद होते हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ठीक है।
और यही आगे देखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की और 32 मात्सर्यशील प्रभाव और मान की है। इसके अतिरिक्त 64 कलाओं सुनारों की, सोना चुराने की 64 कलाएँ वेश्याओं की, नागरिकों को मोहित करने की 10 भेषज कलाएँ और 16 कायस्थ कलाएँ हैं। तो कितनी बताई इन्होंने? 64 जन उपयोगी, जो 32 तो हो गई आपकी धर्मार्थ काम मोक्ष से, 32 मात्सर्यशील से हो गई और प्रभाव और मान की है। इसके अतिरिक्त जो 64 कलाएँ सुनारों की मानी है इन्होंने, जो सोना चुराने की, और 64 कलाएँ वेश्याओं की, नागरिकों को मोहित करने के लिए, ठीक है, और 10 भेषज कलाएँ 16 कायस्थ कलाओं के लिए। क्या होता है, हर चीज़ में एक कला है, हर चीज़ में हम पढ़ा रहे हैं वो भी हमारी एक कला है, या कोई काम कर रहे हैं वो भी हमारी कला है, कुछ लिख रहे हैं वो भी हमारी कला है, कुछ चित्र बना रहे हैं वो भी हमारी कला है। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारी कला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से हर तरह की कला बताई गई, जो जैसे 32 बताई है उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष से, ठीक है। धर्म की कलाएँ अलग हो गई, अर्थ की अलग हो गई, काम की अलग हो गई, मोक्ष की अलग हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने सारी कला का विवरण किया है। आगे देखते हैं, जिनमें उनके लेखन का और लेखन कला द्वारा जनता और शासन को धोखा देने की बातें की हैं। यानी कि जो कलाएं के अनुसार हैं, जिनमें लेखन का और लेखन कला द्वारा जनता और शासन को धोखा देने की बातें की हैं। इसके अतिरिक्त गणकों की कलाओं एवं सौसार कलाओं का वर्णन है। इस प्रकार क्षेमेंद्रनाथ ने कला विलास में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया है। कितना किया है अपनी पुस्तक में? 300 से अधिक कलाओं का, ठीक है। कामसूत्र और शुक्रनीति में 64 कलाओं का उल्लेख वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कला विलास में कितना है कलाओं का उल्लेख किया है, तो इन्होंने कितना किया? 300 से अधिक कलाओं का, और कामसूत्र में 64 कलाओं का, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है कि जो क्षेमेंद्रनाथ की कला विलास पुस्तक है उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष से कितनी कलाओं का उपयोग है, तो 32 कलाओं का हो गया। और सुनारों से कितना माना है, तो 64 कलाओं से माना है, और भेषज कलाओं में 10 माना है इन्होंने, ठीक है। और 16 कायस्थ कलाओं में 16 माना है इन्होंने, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत याद रखना है। अगले देखते हैं भट्टनायक। भट्टनायक का रस निष्पत्ति भुक्तिवाद से संबंधित इनका कथन है, ठीक है। किनसे? रस निष्पत्तिवाद भुक्तिवाद से, कि रस की न तो प्रतीति है यानी अनुमति होती है और न ही अभिव्यक्ति होती है। भट्टनायक ने काव्यादि द्वारा रस निष्पत्ति में 3 व्यापार माने हैं। कौन से? प्रथम अभिधा, जिसके द्वारा शब्दार्थ का ज्ञान होता है, अभिधा, ठीक है। दूसरा माना है इन्होंने भावकत्व व्यापार, जिसके द्वारा विभवादि तथा इत्यादि स्थायी भाव साधारणीकृत होकर उपभोग योग्य बन सके, ठीक, बन जाते हैं। तीसरा देखते हैं इनका। तीसरा, भट्टनायक के अनुकूल साधारणीकृत स्थायी भाव का उपयोग होता है। क्या होता है? साधारणीकृत स्थायी भाव का, ठीक। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, ये हीगल दार्शनिक द्वारा रचित ग्रंथ है, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ललित कला का सर्वप्रथम तर्कसंगत वर्गीकरण किन्होंने किया? हीगल ने किया है। किसका? तर्कसंगत। आगे देखते हैं। और फायरी ग्रंथ के लेखक कौन है? लॉजाइनस। भारत शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक अविनाश टैगोर हैं, ठीक है। द 6 ऑफ लिम्स, इसको इंग्लिश नाम है द 6 ऑफ लिम्स, भारत शिल्प के सड़ंग, ठीक है। इसके लेखक कौन है? अविनाश टैगोर। ये किसकी रचना की है? ये जो कामसूत्र में यशोधर पंडित ने जयमंगला के नाम से थी, और जयमंगला के नाम से ही इन्होंने इसकी टीका की है, किन्होंने? भारतीय शिल्प के सड़ंग, ठीक। यशोधर के चित्र सड़ांग की पुनर्व्याख्या अविनाश टैगोर ने की है, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था आपको। तो यशोधर पंडित ने व्याख्या की है उसकी, कामसूत्र की जो टीका की है जयमंगला के नाम से, तो फिर इनकी पुनर्व्याख्या किन्होंने की? अविनाश टैगोर ने। अब आगे देख लेते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में 9 रसों तथा प्रवृत्तियों की चर्चा है। कितने रस दिए गए हैं इसमें? 9 रसों की। ठीक है। चित्रसूत्र की रचना नारायण मुनि ने की है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 कला रूपों की चर्चा की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि ने लिखा है और चित्रसूत्र की रचना नारायण मुनि ने की है। चित्रसूत्र बस विष्णु धर्मोत्तर पुराण के ही अंदर जो है कुछ जो इनके अध्याय हैं उनके ही अंदर से चित्रसूत्र की रचना की गई है, जो किसने की है? नारायण मुनि ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय ने लिखा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल 6ठी शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला तीनों से संबंधित है। ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है। चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? तो ये कितने हैं? 9 अध्याय हैं। ठीक है। चित्रसूत्र के 5वें अध्याय में 6 वृद्धि का वर्णन है। ये भी पूछा गया है कि चित्रसूत्र के कौन से अध्याय में 6 वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो कौन से अध्याय में? 5वें अध्याय में। कलाना प्रवर धर्म कामार्थ मोक्षदम, कालाना प्रवर चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम चित्रसूत्र पुस्तक से उद्धत है। ठीक है। ये भी पूछा है कि ये जो लाइन ली गई है, जो कलाना प्रवर चित्र धर्माकार्थ मोक्षदम, ये कहाँ से लिया गया है? ये चित्रसूत्र पुस्तक से लिया गया है। ठीक है। चित्र लक्षण के रचयिता राजा भयजीत हैं, नग्नजीत, इनको नग्नजीत भी कहा जाता है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन चित्र लक्षणम में मिलता है। ठीक है। किसमें मिलता है? चित्र लक्षणम में। किसका? पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का। आगे देखते हैं। पौराणिक रूप चित्रलक्षण के अनुसार प्रथम चित्रकार ब्रह्मा है। कौन है? जो ब्रह्मा है उन्हें ही पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना है। किसके? चित्रलक्षण के अनुसार। चित्रलक्षण किसने लिखी है? भयजीत ने, यानी नग्नजीत। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। मेघदूत किसने लिखी है? ये भी कालिदास ने लिखी है। मेघदूत में वर्णित यक्ष ने धातु रंग से यक्षिणी का चित्र बनाया था। किसका? मेघदूत ने वर्णित यक्ष ने धातु रंग की से यक्षिणी का चित्र बनाया था। ठीक। अब देखते हैं। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक असित कुमार हलदार हैं। भारतीय ग्रंथ व्रत संहिता का रचयिता वरामिर है और रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। ठीक है। रामचरित और विनय पत्रिका के। अगले देखते हैं इमैनुअल कांट। ठीक है। ये कौन है? ये वैदिक दार्शनिक है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 ईस्वी तथा क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 ईस्वी के लेखक इमैनुअल कांट हैं। ठीक है। जो ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक। सौंदर्य उद्देश्य विहीन है, यह कथन कांट का है। क्या है? कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? कथन का है सौंदर्य उद्देश्य विहीन है। इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार अंतर्ज्ञान है। क्या है? अंतर्ज्ञान। सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने कला अभिव्यक्ति कहा। क्या कहा है? सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने कला को अभिव्यक्ति कहा है। ठीक है। आगे देखते हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जो पद्मावत रचना है इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक कस्बे में हुआ था। तुलसीदास कब थे? अकबर के समकालीन थे। ठीक है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। प्रेम में से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। क्या कहा है ना? कि प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक बुद्ध घोष हैं। कौन है? ललित विस्तार के बुद्ध घोष हैं। आगे देखते हैं। चाणक्य प्रसिद्ध थे अर्थशास्त्र के लिए। जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो चाणक्य ने लिखी थी। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। कला समीक्षा से संबंधित कौन है? तो रतन परिमेय है। ये प्रश्न पूछा गया था जो 2021 का
एग्जाम हुआ था तो उसमें ये प्रश्न आया था कला समीक्षा से संबंधित कौन है, तो रतन परमु है। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राजा भोज हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हेनरिक जीमर हैं। ठीक है। चीन के सड़ंग के रचनाकार सीहो हैं। जो चीन का सड़ंग है उसके रचना कौन कौन है, सीहो। गैटे जर्मनी देश के कवि, उपन्यासकार तथा दार्शनिक थे। ठीक है। अब देख लेते हैं क्रोचो, जो ये भी एक दार्शनिक रहे हैं, क्रोचो। बेनेडिक्टो क्रोचो, जन्म का वहाँ 1886 इटली, मृत्यु कब हुई 1952 में। बेनेडिक्टो क्रोचो एक इतालवी स्वयंभू दार्शनिक थे। कौन थे, इतालवी यानी इटली के। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट क्रोचो की प्रसिद्ध रचना है। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट, ठीक है, क्रोचो क्या है, प्रसिद्ध रचना है। कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति क्रोचो की है। अंतःप्रज्ञा क्या है, यानी कि जो सहजानुभूति है। ठीक है, क्या है, सहजानुभूति, अंतः प्रज्ञा, यह अभिव्यक्ति क्रोचो की है। कला ने क्रोचे को तत्वतः भाषा माना है और भाषा को तत्वतः अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, क्रोचे ने कला को तत्वतः भाषा माना है और भाषा को तत्वतः अभिव्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रोचो ने अभिव्यक्ति को दो विभेद किए हैं। यानी क्रोचो ने जो अभिव्यक्ति है दो विभेद किए हैं, एस्थेटिक सेंस और नेचुरलिस्टिक सेंस। एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र और नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक। क्रोचो ने अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य को एक माना है, यानी जो अभिव्यक्ति है और सौंदर्य है उसको एक ही माना है। उन्हीं के शब्दों में अभिव्यक्त एवं सौंदर्य दो अवधारणाएं नहीं है बल्कि एक ही है, एक ही अवधारणा है। क्या है, अवधारणा, अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य दो अवधारणाएं नहीं बल्कि एक ही अवधारणा है। आगे देखते हैं। एक्सप्रेशनिज्म थ्योरी का सबसे प्रमुख प्रवर्तक क्रोचो है, यानी अभिव्यक्तिवाद का। ठीक है, इसको इंग्लिश में एक्सप्रेशनिस्ट बोलते हैं, इसको अभिव्यक्तिवाद को। हीगल के भांति ही क्रोचे ने कलाकृति को बौद्धिक माना है। क्या माना है हीगल के भांति क्रोचे ने भी कलाकृति को बौद्धिक माना है। ठीक है, क्रोचे माइकलैंजेलो के कथन का उल्लेख करता है, मैं अपने दिमाग से चित्र बनाता हूँ तथा हाथ से नहीं। जो माइकलैंजेलो का कथन है, मैं अपने दिमाग से चित्र बनाता हूँ तथा हाथ से नहीं, यानी कि जो दिमाग में आपके जो इमेजिनेशन होता है तो उसके अनुसार ही हम चित्र बनाते हैं। ठीक, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत का सबसे प्रमुख प्रवर्तक क्रोचे था। उसके अनुसार सौंदर्यानुभूति आंतरिक अनुभूति है, इसे आत्माभिव्यक्ति भी कहा जा सकता है। क्रोचे ने कला और सौंदर्य को लगभग पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त किया है। किसी भी आदर्शवादी ने सौंदर्य को वस्तुगत गुण नहीं माना है। ठीक है, क्या नहीं माना, वस्तुगत गुण नहीं माना है, सिर्फ क्रोचो ने माना है। तो क्रोचो यह कथन सौंदर्य अभिव्यंजना है, क्रोचो का यह कथन सौंदर्य अभिव्यंजना है। ठीक है, एस्थेटिक एक्सप्रेशनिस्ट। ठीक है, स्पष्ट है। क्रोचो ने लिखा है कि सौंदर्य के माने हैं जिसका ध्यान कल्याणकारी हो या जिसका ध्यान हमें श्रेष्ठतर मानव बना दे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कल्याणकारी हो या जिसका ध्यान हमें श्रेष्ठतर मानव बना दे। आगे देख लेते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन, ये भी एक दार्शनिक है। इमर्सन ने कहा, जो कुछ भी सुंदर है, यानी कि जो कुछ भी सुंदर है उसे देखने का अवसर कभी भी मत खोना। ठीक है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यानी कि जो सौंदर्य है, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ का भी सौंदर्य है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका सौंदर्य जो है भगवान का हस्तलेख, यानी भगवान के हाथों द्वारा बनाया गया लेख है। ठीक है, जो पवित्र संस्कार है, यानी पवित्र है, जो भगवान के द्वारा बनाया गया तो पवित्र ही होगा। ठीक है, हर स्वस्थ चेहरे में, हर स्वस्थ आकाश में,
हर स्वस्थ फूल और देवता के रूप में भगवान का आविष्कार है, आशीर्वाद है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? हर स्वस्थ चेहरे में, हर स्वस्थ आकाश में, हर स्वस्थ फूल और देवता के रूप में भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद ले। आगे देखते हैं, इमर्सन ने कहा है, जो इनका कथन है, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। सांतायना ने कहा है कि सौंदर्य देखने वालों की दृष्टि में होता है, वस्तु में नहीं हो। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो इमर्सन ने कहा है कि सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, यानी जो सौंदर्य है वो परमात्मा का हस्तलिपि है, यानी जो सौंदर्य है वो परमात्मा ने बनाया है। और सांतायना कह रहे हैं कि सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में होना चाहिए। इनका भी कथन सही है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति को उसमें सौंदर्य दिखाई देता है, किसी में उसमें सौंदर्य नहीं दिखाई देता, तो ये देखने वाले की दृष्टि में होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, तो उसमें सौंदर्य होना या ना होना महत्व करता है। ठीक है, तो वस्तु में नहीं, क्या कथन इमर्सन का है। आगे देखते हैं, रूपवाद के प्रवर्तक रोजर फ्रे थे। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक रोजर फ्रे ने लिखी थी। एक कथा में सत्यवान द्वारा भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आया है। इस कथा का उल्लेख महाभारत ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? महाभारत ग्रंथ में। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। जो उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन जो महाभारत में मिलता था। और उषा अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? चित्रलेखा ने। ठीक है, महाभारत में चित्रलेखा चित्रकार का नाम आता है, जिन्होंने इसका उषा और अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था। ठीक है, अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था। जो उषा था, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति वी स्थपति हैं। ठीक है, कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन कलाविद एमिल जोला। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन किसका है? कलाविद एमिल जोला का है। ठीक है, भारतीय कला समीक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जो भारतीय कला समीक्षक थे वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, पर्सी ब्राउन ब्रिटिश कला इतिहासकार थे। इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक पर्सी ब्राउन थे। पंचदर्शी के लेखक विद्याधरणी मुनि हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक जो है शरण अग्रवाल हैं। गीत गोविंद के लेखक जो हैं वो जयदेव हैं। सोमेश्वर द्वारा रचित जो लिखित ग्रंथ हैं वो रसमाला है। रजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछे जाती हैं एग्जाम। द फ्लेम्ड ऑफ मोजेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक नेवली तूली हैं। ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन नेवली तूली हैं। अब आप देखते हैं रस्किन इनकी जो परिभाषाएं हैं। मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन रस्किन का है। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अपने भाव को जो है कला के द्वारा प्रकट करता है। यानी कि जो मनुष्य के जो अंदर भाव हैं, जो भाव पैदा होते हैं, जब इमेजिनेशन होता है तो जो वो है उसके फिर उसको कला के द्वारा प्रकट करता है। ठीक है, तो ये रस्किन का है। ठीक, मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक रस्किन ने लिखी है। प्रकृति सौंदर्य के परम उपासक रस्किन के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य चरित्र के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। क्या है? प्रकृति के जो सौंदर्य है तो उसके परम उपासक रस्किन के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति का जो सौंदर्य चरित्र है उस सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है, यानी कि दर्पण है उसका प्रतिबिंब। ठीक है, प्रकृति और कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्राकृतिक सौंदर्य निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। यानी जो कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे, तो जो प्रकृति सौंदर्य है वो निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो जो सौंदर्य हम जो प्रकृति है तो उसको जो नेचुरल है तो उसको तो सौंदर्य ज़्यादा होगा ही, तो वो अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जो कलात्मक के रूप में जो हम कला करते हैं उससे ज़्यादा। तो रस्किन ने अपने ग्रंथ में कहा मेरी समस्त कला रचनाओं का स्रोत
कला प्रेम आधारित नहीं बल्कि पर्वतों और समुद्र पर है। ठीक है। रस्किन का मानना है कि मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, अर्थात कला एक अभिव्यक्ति है। ठीक है। वह लेखक, समालोचक और कलाकार तीनों था। कौन था? लेखक भी था, समालोचक भी था और कलाकार भी था। कौन था? रस्किन। 1846 ईस्वी में प्रकाशित मॉडर्न पेंटर नामक ग्रंथ में उसने बताया कि कला के केवल 3 कार्य हैं: मानव की धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति, उनकी नैतिक स्थिति की पूर्णोपलब्धि तथा उनकी भौतिक सेवा। कौन कौन से हो गए? आस्थाओं की अभिव्यक्ति, नैतिक स्थिति और उनकी भौतिक सेवा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो भारत के सौंदर्य शास्त्री हैं तो कौन है। तो पहले जो है हमारे भारत के सौंदर्य शास्त्री वो कौन थे? भरत मुनि थे, तो जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अब देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के सौंदर्य शास्त्री हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये जो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, और रस्किन ने कहा है कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो जहाँ भाव होगा वहाँ आपको रस्किन लगाना है, और जहाँ मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है वहाँ आपको रविन्द्रनाथ टैगोर लगाना है। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है रविन्द्रनाथ टैगोर का हो गया, और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है यह कहता है ना रस्किन का हो गया। ठीक है। तो इसमें ये सेम ही हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। किसका डिफरेंट है? सिर्फ भावों का। जहाँ भाव होगा वहाँ कौन है? रस्किन होंगे। यह विचार रविन्द्रनाथ टैगोर का है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य रचना शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं, जो फ्रायड का सिद्धांत क्या है? फ्रायड ने कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। क्रोचो की दृष्टि से कला बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। क्रोचो के अनुसार क्या है? दृष्टि से कला बाह्य प्रभावों की, ये क्रोचो ने कहा है कला बाह्य प्रभावों की, और जो है इन्होंने कहा बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति है, और रविन्द्रनाथ ने कहा है कि कला मनुष्य में अपनी अभिव्यक्ति करता है, और क्रोचो ने कहा है बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। तो इन्होंने कहा बाह्य प्रभाव कहा है, इन्होंने कहा है मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। कला में। और जो रस्किन ने कहा कि वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो ये तीनों सेम ही हो रहे हैं, तो उनको कंफ्यूज ना होना। तो इन्होंने कहा, इनको याद रखना है, जो क्रोचे का है वो बाह्य प्रभाव का है, और इन्होंने कहा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, और जो रस्किन का उन्होंने कहा कि भावों की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। यानी कला का जो भाव है वो पृथ्वी पर एक अवतार है। यह कथन वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है। यानी कला जो पृथ्वी पर एक अवतार है भावों का। अब देख लेते हैं हीगल कौन है? ये भी एक दार्शनिक है। हीगल ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। ठीक है। उन्होंने भी काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। ठीक है। जो 5 इन्होंने ललित कलाएं बताई थी। यूरोप में हीगल की ही प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे। यानी जो यूरोप में हीगल ही प्रथम सौंदर्य शास्त्री थे जिन्होंने कला का वर्गीकरण किया था। उन्होंने समस्त विश्व की कलाओं को 3 भागों में बांटा था: प्रतीकात्मक, शास्त्रीय, स्वच्छंदतावादी। प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और स्वच्छंदतावादी। ठीक है। हीगल ने इन्हें मानव मस्तिष्क के क्रमिक विकास का प्रतीक माना है। क्या कहा है? 3 भागों में बांटा है: प्रतीकात्मक, शास्त्रीय और स्वच्छंदतावादी।
हीगल ने इन्हें मानव मस्तिष्क के क्रमिक विकास का प्रतीक माना है। ठीक है, तो हीगल का मत क्या है? हीगल का मत यानी कि जो इनका मत है, रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। क्या होती है? अंतर्निहित होती है रोमांटिक कला में, यानी कि जो स्वतंत्रवाद है रोमांटिक। भारत में मुख्यतः 5 ललित कलाएं मानी गई हैं, जिसमें चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, वास्तुकला, नृत्य कला आती है। जबकि पाश्चात्य विद्वानों ने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला को प्रमुख 5 ललित कलाएं मानी हैं, और हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किसे माना? काव्य को। ठीक है, ये माना है इन्होंने, काव्य कला को श्रेष्ठ माना है। और वास्तुकला को उन्होंने कहाँ गए, आगे देखते हैं। जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल ने, इनका पूरा नाम है विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। हीगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में रखा है। वास्तुकला में जड़ तत्व अधिकतम होता है, चेतन तत्व न्यूनतम होते हैं, इसलिए उसे निम्नतम श्रेणी में रखा है। काव्य कला को उच्चतम स्थान दिया गया है, क्योंकि उसमें बौद्धिक तत्व अधिक होता है। क्या होता है? काव्य कला में जो इन्होंने उच्चतम स्थान किस लिए दिया है, तो क्या है उसमें? बौद्धिक अधिकतम तत्व अधिकतम होता है। जो काव्य हम रचना करते हैं, तो कुछ भी हम बुक वगैरह लिखते हैं, तो काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो और स्थूल तत्व सूक्ष्मतम होता है। मूर्तिकला को वास्तुकला से उच्चतर, चित्रकला को मूर्तिकला से उच्चतर और संगीत कला को चित्रकला से ऊपर स्थान दिया है। ठीक है, मूर्तिकला को वास्तुकला से ऊपर उच्चतर और चित्रकला को मूर्तिकला से उच्चतर और संगीत कला को चित्रकला से उच्चतर स्थान दिया है क्रम से इन्होंने, और श्रेष्ठ माना है ना काव्य को। अब देखते हैं विलियम शेक्सपियर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर को ने लिखा है। ये जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने कहा था? ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बेहोल्डर, यानी सौंदर्य देखने वालों में होता है, वस्तु में नहीं। ये किसका है? विलियम शेक्सपियर ने। तो क्या कहा है इन्होंने कि सौंदर्य देखने वालों में होता है, वस्तु में नहीं होता। यानी कि सही बात है कि जो हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग होता है। किसी को किसी चीज़ में कुछ और नज़र आता है, किसी को किसी चीज़ में कुछ और नज़र आता है, तो वो ही देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या उसको सौंदर्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, और किसको नहीं दिखाई दे रहा, वो अलग अलग सबकी भावनाएं हैं। तो शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। शेक्सपियर ने कहा, सौंदर्य वह शराब है जो पीने और पिलाने वाले दोनों को नशे में चूर कर देती है। प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य का प्रतिबिंब है, अतः दोनों कथन सही है। यानी कि जो प्रकृति है हमारी, जो प्रकृति की सुंदरता है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इंसान हो गए, कुछ और चीज़ें हो गई, जो उनकी सुंदरता है, तो उनका सौंदर्य जो है वो उनका प्रतिबिंब है। ठीक है, अंतस दोनों कथन सही है। स्टेला क्रेमिस को देख लेते हैं, ये भी एक कला इतिहासकार रही हैं। स्टेला क्रेमिस अमेरिकन महिला कला इतिहासकार थी। ठीक है, कौन थी? महिला कला इतिहासकार। इन्होंने किसकी खोज की थी? जो बादामी गुफा है उसकी खोज की थी उन्होंने, स्टेला क्रेमिस ने 1935 में। ठीक है, स्टेला क्रेमिस ने। एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेड आर्ट के लेखक स्टेला क्रेमिस हैं। पुस्तक प्रिंसेस ऑफ शिवा स्टेला क्रेमिस ने लिखी थी। इंडियन टेम्पल पुस्तक, ये भी स्टेला क्रेमिस द्वारा लिखी गई थी। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। पुष्पक विमान देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। ठीक है, देवताओं के प्रमुख शिल्पी का नाम विश्वकर्मा था। यानी जो पुष्पक विमान था, जो रावण जो था वो सीता को मैया को लेकर गया था, जो पुष्पक विमान में था, तो वो इसका जो है विश्वकर्मा ने बनाया था। ठीक है,
अश्वमेध यज्ञ के अनुसार समय श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। किसने? मैं नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था, सीता की जो मूर्ति थी। दशरथ की रानी सुमित्रा ने अल्पना बनाई थी और चौक पूरे थे। जो अल्पना ये एक क्या है, लोक रंगोली है, वो लोक कला है। तो ये अल्पना किसने करी थी? पहली बार दशरथ की रानी सुमित्रा ने। सीता की प्रतिमा मैं नामक शिल्पी ने तैयार की थी। सुजान लैंगर एक सौंदर्य शास्त्री थे। यह किसने लिखा कि अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। ये किसने कहा? कि सुजान लैंगर ने कहा। अर्थ एक गुण नहीं बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर का लेखक जॉर्जियो वसारी है। कौन है? जॉर्जियो वसारी। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के लेखक जॉर्जियो वसारी हैं। अगले देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों का कालक्रम अनुसार देख लेते हैं। व्रत संहिता ये 6वीं शताब्दी की है। कादम्बरी ये 7वीं शताब्दी की है। अभिनव भारती ये आपकी 10वीं शताब्दी की है। पंचदर्शी ये आपकी 14वीं शताब्दी की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोब फैक्ट 2। आज की क्लास यहाँ हमारी ये ख़त्म हो गई है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, हमारे जो टॉपिक्स हैं जो हमने कवर कर लिए हैं तो वो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो हमने ये आज की क्लास में सौंदर्य शास्त्र की क्लास जो ली है हमने, तो ये हमारी जो है हमने किताब लिखी है भारतीय चित्रकला का इतिहास। इसका जूम करके दिखा देते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास जो यूपी टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी आर्ट नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स का समावेश किया है, जिसमें हमने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस कवर किए हैं वो सभी हमने अपनी इस पुस्तक से कवर किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने जो हमारे चैनल है उसकी बायो में हमने इसका लिंक दिया हुआ है, जिसकी कीमत हमने रखी है इस पुस्तक की 99 रुपीज़, जो कुछ ही समय के लिए अभी हमने ऑफ़र रखा है, जो 8 या 10 दिन के लिए है। तो इस पुस्तक को आप आसानी से ख़रीद सकते हैं, जो ई बुक फॉर्म में है। तो आपको लिंक इसका जो है चैनल की बायो में मिल जाएगा। और जब आप इसका पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको अमेज़ॉन पर ये बुक डाली हुई है हमने, तो इसके बाद आपको अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड कर लोगे आप, तो जो आप ये पुस्तक का पेमेंट करने के बाद ये आपको अमेज़ॉन किंडल ऐप के अंतर्गत आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। तो आप इस पुस्तक को पढ़िएगा और आपको कैसी लगेगी ये पुस्तक, तो उसके लिए रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।